हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काजल हिस्ट्री क्लासेस। आज हम MHI 109 का एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके टर्म एंड एग्जाम में हर साल कंफर्म दिखता है। नेशनल मूवमेंट एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ स्टोरी लिख कर आते हैं। आज हम सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात नहीं, आज हम देखेंगे टॉप स्कोर्स इस आंसर को कैसे फ्रेम करते हैं, कौन सा स्टूडेंट को कोट करते हैं ताकि आपको पूरे 20 में से 18 प्लस मार्क्स मिले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसका रेडीमेड आंसर राइटिंग ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको थियोरटिकल डिबेट से स्टार्ट करना होगा। इस टॉपिक के दो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। फर्स्ट है नेशनलिस्ट व्यू, जिससे बिलोंग करते हैं फेमस हिस्टोरियन विपिन चंद्रा। उनका मानना था कि नेशनल मूवमेंट एक मैसिव लिबर्टिंग फोर्स था जिसने वुमेन्स को घर के चार दीवारी और पुर्दा सिस्टम से निकालकर देश की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया। लेकिन वो हमारी फेमिनिस्ट और सबाल्टन हिस्टोरियन हैं, जैसे तनिका सरकार और गेराल्डिन फॉप्स। वो इसे पूरी तरह सच नहीं मानती। उनका कहना है कि ये कंडीशनल पैट्रियार्ची थी, मतलब वुमेन को बाहर आने की परमिशन तो मिली पर इस कंडीशन पे उनका प्राइमरी काम घर संभालना ही रहेगा। उन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को बस अपना डोमेस्टिक रोल का एक एक्सटेंशन बना लिया। अब आते हैं फेज वाइज इवोल्यूशन पर। फेज 1 स्टार्ट होता है लेट 19th सेंचुरी से स्वदेशी मूवमेंट तक। नोटिस कीजिए, राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर के टाइम पर वुमेन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स थी। मतलब पुरुष उनके लिए लड़ रहे थे, जैसी सती या विडो रीमैरिज। लेकिन 1905 स्वदेशी मूवमेंट में वुमेन पहली बार खुद एजेंट के एक्शन बनी। जब एग्जाम्पल के लिए जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो औरतों ने अर्धन ऑब्जर्व किया, यानी उस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया गया, तो प्रोटेस्ट पार्टीशन। उन्होंने विदेशी बैंगल्स, फॉरेन बैंगल्स को छुआ तक नहीं और उन्होंने उन्हें तोड़ दिया। सरला देवी, चौधरी रानी जैसे एलाइट लीडर्स ने भारत स्त्री महामंडल बनाया ताकि वुमेन्स लिटरेसी का फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा जा सके। फेज 2 में गांधी इरा, जहां से रियल मास मोबिलाइजेशन शुरू होता है। गांधी जी ने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की। उन्होंने पॉलिटिकल टर्म की जगह ट्रेडिशनल वोकैबरी यूज की। जैसे सत्याग्रह को उन्होंने सेक्रीफाइस और नॉन वायलेंस से जोड़ा, जो हमारे सोसाइटी में वुमेन्स की ट्रेडिशनल करोड़ों वैल्यूज मानी जाती है। इसी वजह से कंजर्वेटिव फैमिली को लोग अपनी बहू बेटियों को आंदोलन में भेजने के लिए तैयार हो गए। नॉन कॉपरेशन 1902 में औरतों के ने शराब की दुकान लिकर स्टॉप के सामने पिकेट किया और खादी चलाई। सिविल डिसोबीडियंस 1930 तो टर्निंग पॉइंट था। पहले गांधी जी औरतों को दांडी मार्च में नहीं ले जाना चाहते थे, पर औरतों ने इसका प्रोटेस्ट किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सरोजनी नायडू, जिन्होंने गांधी जी की अरेस्ट के बाद धरसाना सॉल्ट वर्क पर पूरी रेड को लीड किया, जब उन पर ब्रिटिश ने बेहद लाठियां बरसाए थे। स्टूडेंट, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है 90% बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं। औरतें सिर्फ सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही थी। आपको एग्जाम पेपर में ये 3 बड़े नाम लिखने हैं: WIA 1917, NCWI 1925 और AIWC 1927। इन संस्थानों ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाया और 1917 में सरोजनी नायडू के लीडरशिप में ब्रिटिश सरकार ने सामने पहली बार ऑफिशियल औरतों के लिए राइट टू वोटिंग राइट्स की मांग रखी।
ये इंस्टीट्यूशनल फाइट की वजह थी कि बाद में कराची रिवॉल्यूशन में हमें बराबरी मिली। लेकिन बात सिर्फ नॉन वायलेंस तक लिमिट नहीं थी। फेज 3 दिखाता है हमें औरतों को रेडिकल और आर्म्ड रूप। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब सभी बड़े मेल लीडर्स को ऑपरेशन रिबॉन के तहत ओवरनाइट अरेस्ट कर लिया गया, तब कमांड्स औरतों ने संभाली। अरुणा साफ अली ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया और उषा मेहता ने पकड़े जाने पर डर के बिना अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो चलाया ताकि सही न्यूज़ पूरे देश तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में प्रीतिलता वाडेकर ने सूर्या सेन के साथ चित्तौंग आर्मोरी रेड किया। बीना दास ने ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई और नेता सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में कैप्टन लक्ष्मीबाई संगल ने पूरी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को कम बैक रेडी किया। सो वुमेन्स वेर मार्चिंग स्टेप फॉर स्टेप इन मिलिट्री स्कूल टू। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे लिखने से आपको पूरे एग्जाम्स में मिलेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन। हमने ये एक्सेप्ट करना होगा कि ग्रैंड मोबिलाइजेशन के बीच करोड़ों लिमिटेशन थे। पहले लीडर्स ने हमेशा भारत माता, सीता या सावित्री की इमेजनरी यूज की। उससे औरतों को रिस्पेक्ट तो मिली, पर उनकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए सफरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग के डोमेस्टिक मोल्ड में फिट हो गई। दूसरा, इस मूवमेंट में मोस्टली अर्बन, अपर कास्ट और मिडिल कास्ट औरतें ही थी। जो रूरल या पीजेंट वुमेन थी, उनके ग्राउंड लेवल इशू को सेंट्रल कांग्रेस पॉलिसी में ज़्यादा जगह नहीं मिली। और तीसरा, सबसे बड़ा रियलिटी चेक, जैसे कि कोई बड़ा मूवमेंट सस्पेंड होता था, जैसे चौरी चौरा के बाद औरतों को चुपचाप घर वापस लौटने को कह दिया जाता। स्पेस अब भी पेट्रियार्ची थी ही थी। इन सब लिमिटेशन के बाद भी मूवमेंट का आउटकम परमानेंट था। जहां वेस्टर्न कंट्रीज में औरतों को वोटिंग राइट्स के लिए दस्तक तक लड़ना पड़ा, वहीं इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट के चलते 1931 के कराची रिजोल्यूशन में ही क्लियर कर दिया गया था कि आज़ाद भारत में हर मूवमेंट को कंप्लीट इक्वालिटी और राइट टू वोट मिलेगा। सो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का फाउंडेशन यही रखा गया। आपको ये लेक्चर लेआउट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पूरे टॉपिक के इग्नू ओरिएंटेड डिटेल नोट्स चाहिए तो अभी कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।